नमस्कार। कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत आज हिंदी व्याकरण का जो आपका पाठ्यक्रम का अंग है उसमें शब्द रचना के तत्व के प्रथम भाग पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज शब्द रचना के तत्व के भाग 2 को लेकर मैं आपके समक्ष डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी, राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज प्रस्तुत हूँ। भाग 2 के प्रकरण में आप देखें, आपने भाग 1 को देखा होगा तो उसके साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम मैंने आपको बताया था। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द और पर्यायवाची। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय को हम लोगों ने प्रथम भाग में पढ़ लिया है, समझ लिया है। आज भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे समास, तत्सम शब्द और पर्यायवाची। आइए अब यह जाने कि आखिर समास क्या है, समास को हम कैसे समझें। आप देखें समास को यदि हम शब्द के क्रम में समझना चाहें तो इसका अभिप्राय यह है किसी दो पद को संक्षिप्त करना, यानी दो शब्दों को एक करके उनका संक्षिप्तीकरण कर देना ही समास है, लघु रूप दे देना ही समास है। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सम सनम यानी सम धन असनम। सम का अर्थ है संक्षेपण और असनम का अर्थ है कथनम, तो संक्षेपण और कथनम मिलकर हो जाता है समासः। यानी समास क्या है? बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम समासः। कई पदों को मिलाकर जब हम एक पद बना लेते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। सरल रूप से अपने आपकी सुविधा के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द सृजित होता है तो उसे हम सामासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। आप यहां यह ध्यान दें, स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि जब दो या अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बन जाता है तो उसे हम समस्त पद कहते हैं और यही क्रिया समास कहलाती है। आपको ध्यान होगा प्रथम भाग पढ़ाते समय आपको स्पष्ट किया गया था कि हिंदी का अपना कोई व्याकरण नहीं है। संस्कृत व्याकरण के आधार पर ही हमारी हिंदी अपने व्याकरण को व्यवस्थित करती है। ध्यान रहे, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को व्यवस्थित करने के लिए 14 सूत्र और अनंतर 14 सूत्रों के बाद 4000 सूत्रों की रचना की थी। सूत्र शैली महर्षि पाणिनि की जो थी उसे कालांतर में लघु सिद्धांत कौमुदी के द्वारा, मध्य सिद्धांत कौमुदी के द्वारा व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया और एक और जो बहुत सुंदर प्रयास हुआ वो हुआ वैयाकरण कौमुदी हमारे सामने प्रस्तुत की गई, जिससे उन 4000 सूत्रों को हमने भली भांति जाना और समझा। उन्हीं सूत्रों के आधार पर पूरा व्याकरण गतिमान है। मुख से जब हम बोलते हैं, हमारी वाणी जब निश्चित होती है तो हमारी वही वाणी भाषा बन जाती है और वह भाषा व्यवस्थित क्रम में बढ़े, इसके लिए व्याकरण अपरिहार्य है। तो आइए यहां देखिए कि समास क्या है। पुनः देखिए, समास में कम से कम दो शब्दों या पदों का योग होता है। समास में कम से कम दो शब्द परस्पर मिलते हैं या दो पद आपस में मिलकर संक्षिप्त रूप प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे मेल वाले दो अथवा अधिक पद मिलकर एकाकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और मिलने वाले पदों के विभक्ति और प्रत्यय का लोप भी हो जाता है। अब यहां हम आपको एक उदाहरण आपके समक्ष रखते हैं। यहां शब्द आया विभक्ति प्रत्यय का लोप, तो प्रत्यय का लोप कैसे होता है आप इसे एक उदाहरण से समझें और इसी तरह के अन्य उदाहरण आप घर पर बैठकर अभ्यास करके भी समझ सकते हैं। राजकन्या एक शब्द है, देखें, राजा की कन्या, राजकन्या अर्थात राजा की कन्या। यहां राजा में आ
आ प्रत्यय, राजा में आ प्रत्यय लगा हुआ है और इसका लोप हो रहा है। किसका लोप हो रहा है? आ प्रत्यय का। इसी प्रकरण के प्रथम भाग में जब आपने प्रत्यय पढ़ा था तो आपको स्पष्ट हो गया था कि शब्द के अंत में जो शब्दांश लगते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। यहां राजा में आ अंत में लगा हुआ है, अतः आप देखें कि राजकन्या में राजा की कन्या, यहां आ प्रत्यय का लोप हो रहा है। इस प्रकार समास यहां बन रहा है। इसे आप देखें, आगे देखें, आगे आप देखने का प्रयास करें तो आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा कि समास को आप कैसे समझेंगे। समास प्रायः सजातीय शब्दों का ही होता है। यहां जो विधान है समास का वो आप इसे समझ लें, आपके लिए आवश्यक है। सजातीय शब्दों का ही बहुधा प्रायः समास समस्त पद के रूप में निर्मित होता है। ध्यान रहे, सजातीय शब्द का यदि प्रयोग आया तो क्या विजातीय नहीं हो सकता? हां, विजातीय पद समास के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। इसे आप एक उदाहरण से समझें। सजातीय धर्म और शाला दो शब्द हैं, धर्म और शाला दोनों हिंदी के शब्द हैं, सजातीय हैं भाषा के दृष्टिकोण से, इसलिए धर्मशाला में समास हो गया। पर विजातीय यदि आप देखेंगे तो इसी को यदि हम कहें मजहबशाला, तो मजहब हिंदी भाषा का शब्द नहीं है और शाला हिंदी भाषा का शब्द है। तो दोनों के मिलने से समास का हम ये नहीं कह सकते कि ये उपयुक्त समास बन गया। यह आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे स्टेशन अधीक्षक। अब स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है और अधीक्षक हिंदी भाषा का शब्द है, पर अपवाद में ऐसे शब्दों का भी प्रयोग प्रचलन में है। पर प्रायः या बहुधा आप कह सकते हैं कि समास सजातीय शब्दों का ही मिलन है। सजातीय शब्दों के परस्पर मिलन से ही, संक्षिप्त होने से ही समास का निर्माण होता है। आगे आइए देखिए, अर्थ की दृष्टि से अभी आपने देखा, अब आप देखें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द, ध्यान रहे, स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। यहां आपको यह ध्यान रखना है, स्वतंत्र शब्द पर विशेष बल मैं दे रहा हूं कि जो दो शब्द मिलते हैं उनका अर्थ पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। एक नया स्वतंत्र शब्द लेकर आते हैं जिसका अर्थ अपने आप में अलग होता है। इसे एक उदाहरण से आप देख सकते हैं, ज्ञान सागर अर्थात ज्ञान का सागर। यहां अब इस उदाहरण में आप देखें तो संबंध कारक के का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। का लोप होने से जो नया शब्द बन रहा है वो बन रहा है ज्ञान सागर। यह एक स्वतंत्र शब्द के रूप में आपके समक्ष बन गया, अर्थात ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का कोश, ज्ञान का भंडार। अब आप आगे देखें, अर्थ के दृष्टिकोण से आपने देखा, अर्थ के बाद अब एक सहज उद्भूत हो रहा होगा आपके मन में कि संधि और समास। मैं बार बार अपने वक्तव्य में यह कह रहा हूं कि दो शब्दों के मिलन से, योग से, संक्षिप्तीकरण से समास बनता है। आपने यह भी पढ़ा है कि संधि में भी संक्षिप्तीकरण होता है। तो आखिर संधि और समास में क्या अंतर है? इसी प्रकरण के प्रथम भाग में शब्द की युक्तियां जब आपको बताई गई थी तो उसमें तीसरी युक्ति के रूप में संधि और समास की चर्चा आपके समक्ष हुई थी। तो आइए देखते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर है। आप यह कैसे जान सकेंगे कि संधि और समास में भेद क्या है? आइए, संधि में दो वर्णों का योग होता है, दो वर्णों का मेल होता है। वर्ण यानी अक्षर, जिसे आपको प्रथम भाग में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि शब्द का वह खंड जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता, या भाषा की अविभाज्य ध्वनि वर्ण है या अक्षर है। तो संधि में क्या होता है? दो वर्णों का योग होता है। ठीक इसके उलट समास में दो पदों या दो शब्दों का योग होता है।
अब आप यह पूर्व के ज्ञान के आधार पर आप स्पष्ट हैं कि वर्ण क्या है और शब्द क्या है। एक बार पुनः आपके स्मरण के लिए, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। तो जहां शब्दों या पदों का योग होता है, संक्षिप्तीकरण होता है, वहां समास होता है, और जहां वर्णों का मेल होता है वहां संधि होती है। इसी प्रकार संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है। जो विकार नए शब्द में बनता है वो दो वर्णों के मेल से बनता है, और समास में पदों के प्रत्यय का लोप हो जाता है, और उसी प्रत्यय के लोप के फलस्वरूप जो समस्त पद निर्मित होता है, सामासीकरण जो होता है, संक्षेपीकरण जो होता है, वो इस कारण से पदों के प्रत्यय के विलोपन के कारण होता है। इसी प्रकार से संधि को तोड़ना, जैसे विद्यालय एक शब्द है, विद्या धन आलय, इसे हम क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। और समास को तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। संधि वर्णों का मिलन है और समास शब्दों का मिलन है। अति संक्षिप्त रूप में आप जाने तो संधि वर्णों का मिलन है और समास शब्दों का मिलन है। जैसे मैंने उदाहरण दिया विद्यालय का, दूसरा उदाहरण देव और आलय को मिला दें तो शब्द बनता है देवालय। अब यहां देखिए, देव में अ और आ में अ मिलकर बड़ा आ बन रहे हैं, या अ और बड़ा आ मिलकर आ बन रहे हैं। संधि के नियमों के अनुसार दीर्घ संधि होती है, जिसका सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घः। तदानुसार यहां दीर्घ संधि आपको दृष्टिगोचर हो रही है। इधर आइए, समास की ओर जब हम आते हैं तो माता और पिता, यहां और का लोप होकर समस्त पद बन रहा है माता पिता। अब आप देखें, माता पिता और देवालय, यहां वर्णों का मेल हुआ और यहां दो शब्दों का मेल हुआ। तो ये संधि और समास के प्रमुख अंतर हैं, जिससे आप ये जान सकेंगे कि संधि और समास परस्पर कैसे भेद रखते हैं। अब समास के भेद, यहां आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। हिंदी में समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं पुस्तकों में आपको यह लिखा मिलेगा कि समास हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। यहां आपको भ्रम की आवश्यकता में जाने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप भ्रम की स्थिति में न जाएं। आप देखें कि समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष के अंतर्गत 2 समास और होते हैं जिन्हें हम कर्मधारय समास और द्विगु समास कहते हैं। जहां आपको पुस्तकों में समास 6 लिखे हुए मिलेंगे, वहां इन 4 के साथ ये 2 और मिलेंगे, कर्मधारय और द्विगु समास। तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं आपके अध्ययन के समय इन समासों के उपभेद भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, जो 15 होते हैं। वहां भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम के सापेक्ष जो आपके लिए अध्ययन अपेक्षित है, उन उपभेदों से उसका कोई अभिप्राय नहीं है। तो अब आप देखें, समास के भेद मुख्य 4 होते हैं और तत्पुरुष समास के 2 और भेद होते हैं, जिन्हें हम कर्मधारय और द्विगु कहते हैं। अब आइए आप अपने पाठ्यक्रम को देखिए। पाठ्यक्रम में जो आपके समास दिए हुए हैं वो द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है और बहुव्रीहि समास है। यहां आपको एक चीज और अभीष्ट है बता देना, द्वंद्व लिखा हुआ है, यह कंप्यूटर टाइपिंग में इसी प्रकार लिखा जाता है। इसके फॉन्ट के कारण ऐसा है। बाकी आप जो पुस्तकों में लिखा देखेंगे द्वंद्व को और द्विगु को, वो आप आसानी से समझ सकेंगे। इसे हम आपको यहां लिखकर भी बता देते हैं। जो आपको पुस्तकों में द्वंद्व मिलेगा लिखा हुआ, वो इस प्रकार मिलेगा। तो और ये टाइपिंग के कारण इस तरह होता है। इसी तरह द्विगु भी जो आपको मिलेगा वो इस तरह लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें आपको कहीं से भी किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव नहीं करना है। यह आप देखें, आपने देखा आपकी पुस्तकों में द्वंद्व और द्विगु जो मुद्रित मिलेगा उसका प्रकार ये होगा, और कंप्यूटर में जो टाइपिंग होती है उसमें इस प्रकार से
शब्द फांट में आते हैं, इसलिए इसमें आपको किसी भी प्रकार के भ्रम में जाने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आइए, अब आपने देखा कि आपके पाठ्यक्रम में द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समास हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि आखिर द्वंद्व समास क्या है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी आपने पढ़ा कि दो शब्दों या पदों के मेल से समास बनता है, तो इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। यह आपको अपने स्मरण में रखना है, और दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जब द्वंद्व समास होगा तो दोनों ही पदों में संज्ञाएं अथवा विशेषण होगा। शेष दोनों पदों को जोड़ने वाले अव्यय का लोप हो जाता है। द्वंद्व समास की यह क्या विशेषता है कि जिन दो पदों को, जिनमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, वे जब जुड़ते हैं तो जो अव्यय उसके बीच है उसका लोप हो जाता है। जैसे एक उदाहरण से आप समझें, हमने आपके सामने यहां 3 उदाहरण रखे हैं। ये समस्त पद और ये उसका विग्रह। भाई बहन, भाई और बहन, विग्रह में आप यहां और शब्द देख रहे हैं। इस और का समस्त पद बनने पर लोप आपके सामने दृष्टिगोचर हो रहा है। इसी प्रकार जीवन मरण, जीवन और मरण, माता पिता, माता और पिता। अब आप देखें द्वंद्व समास के इन उदाहरणों को आप देखें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि द्वंद्व समास किस प्रकार से होता है। दूसरा आपके पाठ्यक्रम का जो सोपान है द्विगु समास का, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे ही कोई शब्द आपके सामने आए और उसका पूर्व पद संख्या को दर्शित कर रहा हो तो स्पष्ट हो गया कि वह द्विगु समास है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अभी इसके पूर्व आपने सुना कि दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात इस समास में प्रथम पद जो है वो गौड़ होता है और द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है, अंतिम पद संज्ञा होता है। यह भी इसकी एक विशेषता है। इसे आप इस उदाहरणों से, इन उदाहरणों से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए सप्ताह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। सप्ताह का क्या अर्थ हुआ, 7 दिनों का समूह। अब ये 7 क्या है, संख्या है, और जैसा मैंने बताया कि पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। अब आप इसको जोड़ें, इसका जो पहला पद है सप्ताह में विग्रह करने पर 7, ये संख्यावाची है और उत्तर पद इसमें प्रधान है। दूसरा उदाहरण अष्टकोण, यानी 8 कोणों का समूह। यहां भी देखिए 8 संख्यावाची है। इसी प्रकार नवग्रह, नवग्रह शब्द को देखें, यह समस्त पद है। विग्रह करने पर नव ग्रहों का समाहार या समुदाय, यह भी नव, यह भी संख्यावाची है। इसे आप देख लें। अब द्विगु समास को आप समझ चुके। आपके पाठ्यक्रम में द्विगु समास के बाद जो अगला समास है कर्मधारय समास, इसे आप अपने स्मरण में रखें कि कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण होता है। आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये पढ़ा होगा, तो आप जान लें कि कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण होता है और कर्मधारय समास का दूसरा पद विशेष या संज्ञा होता है। यह आप मस्तिष्क में स्थापित कर लें। यदि कर्मधारय समास है तो प्रथम पद विशेषण ही होगा और उसका दूसरा पद विशेष या संज्ञा होगा। कर्मधारय समास का प्रथम पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है। काव्य सौंदर्य के तत्वों को जब आप पढ़े होंगे या जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो आप ये इन चीजों को स्पष्ट कर चुके होंगे। मैं समझता हूं कि उपमान और उपमेय को मुझे यहां अलग से आपके समक्ष चर्चा की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। आप जान लें कि कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष या संज्ञा होता है और प्रथम पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है। इन 3 आधारों को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसे आप एक उदाहरण से देखें। समस्त पद और विग्रह हम दे रहे हैं आपके समक्ष। नील कमल, नील कमल, मैंने बताया कि प्रथम पद विशेषण। कमल की विशेषता क्या हो रही है, कमल कैसा है, नीला है।
अब आप देखिए, स्पष्ट है कि नीला है जो कमल, नीला है जो कमल अर्थात नील कमल, यहां प्रथम पद आपको विशेषण के रूप में स्पष्ट है और दूसरा पद विशेष और संज्ञा के रूप में आपके सामने स्पष्ट है। दूसरा उदाहरण देखें, पीतांबर यानी पीत है जो अंबर। तीसरा उदाहरण देखें, चंद्रमुख जिसमें चंद्रमा के सदृश मुख। अब यहां देखिए, चंद्रमा के सदृश मुख में देखिए प्रथम पद उपमान है और दूसरा पद क्या है, उपमेय है। यहां प्रथम पद क्या है, उपमान है और दूसरा पद क्या है, उपमेय है। मुख और चंद्रमा के उपमेय उपमान को आप समझ लें, इस तरह से आप कर्मधारय समास को आसानी से समझ सकते हैं। अब कर्मधारय समास के बाद आपके पाठ्यक्रम में जो अग्रेतर समास निर्धारित है वह है बहुव्रीहि समास। इसके भी 3 आधार आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौड़ होते हैं। अभी आपने पहले वाले में पढ़ा था कि दोनों पद प्रधान होते हैं, यहां आप पढ़ रहे हैं कि दोनों पद गौड़ होते हैं और दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। कोई भी पद यहां प्रधान नहीं होता। यह आधार आप अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लें। इनके उदाहरण आप देखें, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, भगवान शिव। लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, जिसे हम गणेश जी कहते हैं। चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिनके या जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। इन उदाहरणों को आपको देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि बहुव्रीहि समास क्या है। अब इन समासों के आधार पर आप देखें तो आपको कुछ अभ्यास आपके समक्ष हम रख रहे हैं। पाठ्यक्रम से संबंधित समासों के समस्त पदों के विग्रह की एक सूची आप बनाइए। जो आपके पाठ्यक्रम के समास हमने बताए, इनसे संबंधित समस्त पदों को एक तरफ और उत्तर पुस्तिका में दूसरी तरफ उसका विग्रह लिखें और आगे समास का नाम लिखें, तो आपका ज्ञानवर्धन होगा और समास के संबंध में आपकी धारणा, आपका ज्ञान स्पष्ट हो सकेगा। आइए अब इस प्रकरण में जो दूसरा सोपान है वो है तत्सम शब्द, यानी तत् धन सब सम बराबर तत्सम, यानी उसके समान। यहां उसके का अर्थ जो अभिप्राय है, जो अभिप्रेत है, वो संस्कृत से है। इसे आप इस प्रकार से देखें, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में यथावत ले लिए गए हैं, जैसे अमूल्य, अद्य, इक्षु, ओष्ठ, काक, दुर्वा और वाटिका, ये क्या है, ये संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द को समझने के लिए आवश्यक है कि आप तद्भव शब्दों को जानें। देखिए आगे देखिए, आप तद्भव शब्दों को समझने के लिए तद्भव को यदि हम तोड़ें तो तत् धन भव, तद्भव यानी उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। किस प्रकार उत्पन्न, वे शब्द जो संस्कृत में कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए हैं, उससे जो उद्भूत हुए, वे रूप परिवर्तन के साथ उद्भूत हुए, तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत से उत्पन्न या विकसित, परिवर्तित होते हुए हिंदी में आए हैं, वे ज्यों के त्यों नहीं हैं। यदि ज्यों के त्यों होंगे तो वे तत्सम शब्द कहे जाएंगे और कतिपय परिवर्तनों के साथ रूप स्वरूप परिवर्तन लेकर आएंगे, अपभ्रंश के साथ आएंगे, अपभ्रंश के बाद की श्रेणी से आएंगे, तो उन्हें हम तद्भव कहेंगे। जैसे अमोल, आज, ईख, ओठ, कौवा, दूब और बाग। ठीक जो शब्द ये तद्भव के रूप में लिखे हुए हैं, ऊपर जब हम आपको तत्सम पढ़ा रहे थे तो इन्हीं शब्दों के तत्सम शब्द ऊपर लिखे हुए हैं, जिसे आप आसानी से समझ सकें। प्रश्न अभ्यास में अगर तद्भव शब्दों में हम आए तो हिंदी वर्णमाला के वर्णों जो अक्षर हैं उनसे प्रारंभ होने वाले 5-5
तद्भव शब्दों से तत्सम शब्दों की माला या आप सूची बनाएं। हिंदी वर्णमाला के जो आपके अक्षर हैं उनसे यदि आप 5-5 शब्द बना लेंगे तो तत्सम शब्दों पर और तद्भव शब्दों पर आपका अभ्यास हो जाएगा। आपके पाठ्यक्रम में इस भाग 2 में जो अगला प्रस्तर है, सोपान है, वो है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ रखने वाले शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं या कहे जाते हैं। ध्यान रहे, समान अर्थ से क्या अभिप्राय है? समानार्थी जो एक शब्द आपके समक्ष है उसी के समान अर्थ रखने वाला जो दूसरा शब्द है उसे हम पर्याय या पर्यायवाची कहते हैं। अब यहां यह भी ध्यान रखना है कि जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उसे पर्यायवाची शब्द तो हम कहते हैं, लेकिन ध्यान रहे एक शब्द का जो पर्यायवाची है उसके प्रयोग की विधि एक समान नहीं हो सकती। वहां उचित और अनुचित का, किम युक्तम किम अयुक्तम का भेद आपको अपने विवेक और ज्ञान के आधार पर करना होता है। पर्यायवाची शब्दों को हम प्रतिशब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को हम प्रतिशब्द के नाम से भी जानते हैं। यहां आपको जो ध्यान रखना है, आपके लिए ये ध्यान रखने योग्य है, अर्थात यह महत्वपूर्ण है। पर्यायवाची के संबंध में यह महत्वपूर्ण बात है, वो यह है कि पर्यायवाची शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक तरह के नहीं है। दूसरा, एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थितियों में उचित नहीं है। शब्दों का प्रयोग प्रकरण के विरुद्ध नहीं होना चाहिए तथा शब्दों का प्रयोग अवसर के प्रतिकूल भी नहीं होना चाहिए। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। चीरहरण, जैसे द्रौपदी के चीरहरण की बात आती है तो यदि हम वहां शब्द प्रयोग करें कपड़ा हरण तो ये उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार जैसे गंगा जल, फिर हम कहें गंगा पानी, यह भी उपयुक्त नहीं है, यद्यपि समानार्थी है। इसी प्रकार जैसे सूर्य को हम रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, अरुण, तो प्रातःकालीन सूर्य के लिए यदि हम प्रयोग करें तो अरुण शब्द ज्यादा उपयुक्त है। दोपहर के सूर्य के लिए मार्तंड उपयुक्त है। इस प्रकार से आप देखें, यह आपके लिए ध्यान रखने योग्य है। और अब आप स्वमूल्यांकन जो करेंगे, आपके लिए कुछ शब्दों की सूची हमने यहां दी है, इनसे आप 4-4 पर्यायवाची घर पर बैठकर बनाएंगे। गौ, आकाश, माता, पिता, आप ये सूची देख लें। मैं समझता हूं कि आप इस सूची का अभ्यास कर लेंगे तो आपका शब्दकोश बढ़ेगा। इसमें जो परीक्षा में प्रश्नों का स्वरूप होता है वो इस प्रकार होता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समस्त पदों के समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। ये 4 समस्त पद दिए होते हैं जिसमें से आपको 2 समस्त पदों का विग्रह करना होता है और समास का नाम लिखना होता है। इसी प्रकार तत्सम शब्दों में भी किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखना होता है, तद्भव दिया होता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 4 पर्यायवाची शब्द दिए होते हैं जिनमें 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची आपको लिखने होते हैं। आपकी संप्राप्ति जो हुई वो हुई समास, समास के भेद, संधि समास में अंतर, तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द। इस प्रकार भाग 2 आपका समाप्त होता है।